परिवर्तन प्रकृति का कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर क्या है, स्थायी नहीं है। हर चीज हर क्षण परिवर्तनशील है। क्या श्रेया, कैसे एग्जाम्पल दो? क्या एग्जाम्पल दिया? बोलो बोलो। कि हर चीज हर क्षण परिवर्तनशील है, एग्जाम्पल? समय तो खैर चेंज होता ही रहेगा, ठीक है। मौसम और लोग बदलते रहते हैं, और हाँ ठीक। क्या विशाल, मौसम की तरह लोग भी बदल जाते बोल रहे? अटलांटिक महासागर की धाराएं है ना, आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, बताया था। ठीक है, नदी हो गया ना, जल में तो 2 बार नहा सकते हो। जो स्थिर जल है तो वहाँ नहा ही सकते हो तुम। जो कांस्टेंट वाटर है उसमें तो नहा ही सकते हो, तालाब में नहा सकते हो। तो फिर नदी नहीं रहा ना, वो तो फिर जलाशय बन गया, समझ गए? तो फिर क्या बन गया वो? स्थिर बन गया। हाँ, तो नदी का मतलब ये गतिशील। तो कोई भी गतिशील चीज में आप तो नदी, एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। एक और था आपका एपिक्यूरस, वो बोलता है कि 2 बार तो छोड़ो, 1 बार भी पूरा नहीं नहा सकते, क्योंकि जब तक पहला पैर डालोगे पानी आगे जा चुका होता, समझ गए? तो एक नदी में 1 बार भी एक बार भी पूरा नहीं नहा सकते हो। अटलांटिक महासागर की धाराएं देखते हैं। सात साल बाद आज जो है आपका पूरा शरीर भी वही नहीं रहेगा। 7 साल में पूरी कोशिकाएं चेंज हो जाती है, समझ में आया? 7 साल में हमारी बॉडी की पूरी सेल्स चेंज हो जाती है। तो 7 साल बाद जो हमारा शरीर आज दिख रहा है, हर क्षण परिवर्तनशील है। कुछ न कुछ कोशिकाएं आपकी मर रही है, कुछ नई जीवित हो रही है। तो 7 ईयर्स में पूरी कोशिकाएं हमारी रिप्लेस हो जाती है। तो 7 साल बाद जो तुम्हारा चेहरा, हाथ पैर के जो सेल्स है वो वही नहीं रहेंगे, 7 साल बाद पूरे चेंज हो चुके होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, अटलांटिक करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, करेंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, एंड करेंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। फिर इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो गर्म जलधाराओं में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद आपका जो है एंटीलीज धारा, एंटीलीज करंट। नेक्स्ट आपका फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा करंट, राइट। फिर दोनों मिल जाएंगे तो उसके बाद ये बन जाती है गल्फ स्ट्रीम।
क्या बन जाती है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बन गई। फिर इस गल्फ स्ट्रीम की कई शाखाएं आ जाएंगी। आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इरमिंगर, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ई से है कि आई से है एटलस में। इरमिंगर करंट आई से होना चाहिए वैसे। उसके बाद आपका जो है नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन धारा। तो ये हो गई आपकी गर्म जल धाराएं नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस की। गर्म जल धाराएं नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस की। उसके बाद आते हैं कोल्ड करंट्स में। तो कोल्ड करंट्स में है लेब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, और कनारी धारा। तो ये हो गया आपका कोल्ड करंट्स में दो ही है। इसमें भी आ जाओ, दक्षिणी अटलांटिक में भी वार्म करंट, गर्म और ठंडी। परमानंद कहाँ चला गया भाई? साउथ, हाँ उठा ही नहीं होगा। इसलिए नहीं आया होगा, रात को ज़्यादा जग गया होगा। ब्राज़ील, बेंगुला, बेंगुला धारा, ये पहले वो लिख लो। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा बेंजुला धारा, बेंजुला, बेंजुला, बेंजुला। इसके अलावा और कौन कौन सी है भाई विशाल बाबू? इसके अलावा हो गया क्या? एक और है मैगलेन।
मैगलेंड करंट और फॉकलैंड करंट। तो ये है आपका धाराएं। और एक बीच में अलग से लिखना अन्य धारा में प्रति विस्वतरेखीय धारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट काउंटर या कई जगह विपरीत लिख देता है, विपरीत विस्वतरेखीय धारा। और एक है और है आपका गिनी धारा, इसी के साथ में गिनी करंट, गिनी करंट। तो पहले तो ये नाम थोड़ा सा दिमाग में डालने पड़ेंगे, हालांकि मैप के साथ याद हो जाएंगे, नाम याद करते रहना है। चलूं, हो गया, चलूं आगे, सबका हो गया, लिख लिया। तो पहले तो ये सब याद कैसे करना है, अभी मैप के साथ साथ पढ़ेंगे। तो मैप के साथ साथ धारा के साथ साथ बहते जाना है और नाम याद करते जाना है। जैसे यहाँ से जाओगे गांधी चौक तो गांधी चौक याद हो जाता है, उसके आगे इधर कहीं जाओगे तो दयालबंद चौक आएगा। उसी तरह से धारा के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो नाम चेंज होते रहेंगे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर बना लीजिए। ये आपका अटलांटिक महासागर ऐसी है। तो बिना देखे बन जाना चाहिए तुम लोग का भी। कुछ बन गया खुशबू, वेरी नाइस। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। हो गया। चलो स्टार्ट करो, बन गया सबका। तो सबसे पहले उत्तरी विस्वतरेखीय धारा, ये हो गई आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट NEC, है ना। कारण लिखोगे मेंस वगैरह में जब आए तो लिखते समय ध्यान रखना, कारण भी लिख सकते हो तो नंबर बढ़ जाएंगे। कारण क्या बताया था,
है ना। ऊपर पढ़ेंगे, हाँ ऊपर पढ़ेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और साउथ में पढ़ेंगे आपका जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट, है ना। ये आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो उत्पत्ति का कारण बताया था व्यापारिक हवाएं और पृथ्वी की घूर्णन गति, है कि नहीं। तो लिखते समय ही सीधा स्टार्ट कर सकते हो कि व्यापारिक हवाओं के प्रभाव और घूर्णन गति के कारण से विषुवतरेखी पश्चिमी अफ्रीका से प्रारंभ होकर के जो है उत्तरी विषुवतरेखी धारा, उत्तर में उत्तरी विषुवतरेखी धारा क्या करती है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था ब्राज़ील तट, तो ब्राज़ील तट से टकरा करके क्या होती है, दक्षिण वाली दक्षिण की ओर मुड़ती है, इसको आगे में पढ़ेंगे। इधर वाली उत्तर की ओर मुड़ जाती है ना। ब्राज़ील तट से टकरा करके उत्तरी विषुवतरेखी धारा, पहले उत्तर का पढ़ रहे हैं हम लोग, दक्षिण का बाद में करेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो उत्तरी विषुवतरेखी धारा ब्राज़ील तट से टकरा के किधर मुड़ गई, आपका नॉर्थवर्ड हो गई, उत्तर की ओर हो गई। क्लियर है। उसके बाद रास्ते में ये सब आइलैंड्स आ जाते हैं, रास्ते में ये सब यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, बड़े आइलैंड्स है वहाँ पे, जमैका, क्यूबा, प्यूर्टोरिको, है ना, कैरिबियन आइलैंड्स कहलाते। तो इन कैरिबियन द्वीप समूह से टकरा करके फिर से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इधर और एक आपका पूर्व की ओर। एक आपका कैरिबियन द्वीप समूह के पूर्व की ओर बढ़ती है, और एक आपका यहाँ पर यूकाटन चैनल है, यहाँ पर यूकाटन पेनिनसुला, है ना। मैप में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इन दोनों के बीच में क्यूबा आइलैंड है, ये वाला बड़ा सा जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है आपका, क्यूबा। और ये जो भाग निकला हुआ है मैक्सिको का, ऐसे भाग निकला हुआ है, ये यूकाटन पेनिनसुला ही नाम है इसका। एटलस में जाके देखोगे यूकाटन प्रायद्वीप लिखा होगा, नहीं सब नाम याद रहेंगे और नाम के साथ लिखोगे तो सामने वाले का दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो फिर अच्छे से नंबर देगा खुश होकर के, समझ गए ना। तो यूकाटन चैनल और इन दोनों क्यूबा आइलैंड और इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम है यूकाटन चैनल। क्या चैनल नाम है आपका, यूकाटन चैनल नाम है। जाके एटलस नहीं देखोगे तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए ना। भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दे के भेज दिया है, अब उसको यूज नहीं करोगे तो भगवान को दोष मत देना, है ना स्नेहा। हम लोग सब जब भी कुछ गड़बड़ होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है भगवान बोल देते हैं। भगवान ने सही सलामत दे दिया, मेंटल बना के नहीं भेजा है, हाथ पैर सही सलामत दे दिए, उसके बाद भगवान को दोष देने वाला कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अपंग भी पैदा हुए तो भगवान में उसका कोई रोल नहीं है, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल होता है। बच्चा पैदा होते ही उसको हार्ट में छेद है या कैंसर हो गया, कुछ हो जाता है, तो अभी तो उसने कर्म इस जन्म में नहीं किए है अभी तो, लेकिन वो पिछले जन्मों के कर्मों के बाद जो आत्मा ट्रांसफ़र होती है उसको इफेक्ट रहता है। बोलते हैं ना कि कर्म अभी तो बच्चा करना स्टार्ट नहीं किया, वो अपने ही, इसलिए आत्मा का कॉन्सेप्ट माना गया है, और मान लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कांट ने भी कहा है कि मानने में कोई बुराई, और मान लोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी समझने के लिए। जैसे हम मान लिया किसी का बच्चा पैदा होता है, अचानक से 2-4 दिन बाद किसी कारण से एक्सीडेंट होकर मर जाता है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो उसके कर्मों का ही, उसका जीवन उसने ही लिख करके आया था, तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए। नहीं तो फिर कई लोग क्या होते हैं कि छोटी सी घटना को फिर इतना ले लेते कि फिर अपनी लाइफ खराब कर लेते। तो उन चीज़ों को समझने के लिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। एटलस नहीं देखोगे तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता फिर। तो इन दोनों का नाम अलग अलग है। इधर वाली जो धारा है उसका नाम है एंटिलीज, इधर कहीं धारा का नाम क्या हो गया आपका जो है एंटिलीज हो गया, ये वाली धारा एंटिलीज करंट, क्योंकि यहाँ पे इन आइलैंड्स को एंटिलीज आइलैंड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको एंटिलीज रेंजेस में रखा जाता है। यहाँ पर जो है ये आइलैंड्स वगैरह जो बने हुए, एटलस में जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा एंटिलीज, लोअर एंटिलीज एंड ग्रेटर एंटिलीज लिखा होगा। ऊपर वाले को ग्रेटर एंटिलीज लिखा होगा और नीचे आपका लोअर एंटिलीज करके लिखा होगा, लिखा हुआ है।
एंटिलीज। तो इसी के नाम पे यहाँ पे एंटिलीज धारा नाम रखा गया। नाम याद रखने के, ये कैरिबियन आइलैंड्स है, इन कैरिबियन आइलैंड्स को ही एंटिलीज आइलैंड भी कहा जाता है। एंटिलीज इसलिए कि वहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं उसको एंटिलीज सीरीज कहा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार कैरिबियन क्षेत्रों में जो माउंटेन्स वगैरह रेंज मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटिलीज। और आइलैंड्स को एंटिलीज द्वीप समूह भी बोल देते हैं उसी के नाम पे। एटलस में देखेंगे तो लिखा होगा। तो इधर का धारा हो गया एंटिलीज। इधर की जो धारा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में इंटर करती है। कहाँ से होकर के, इस युकाटन चैनल से होकर के, है ना, इस युकाटन चैनल से होकर के ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना। ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। मैक्सिको के लिए एरो बनाया, धारा के अंदर में घुसा देना, ठीक है। एक बार ऐसे ही बना दिया था, बोले सब धारा अंदर भी चले जाती है क्या, किसी ने पूछ दिया था तो धारा अंदर नहीं जा रही है, वो नाम यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ से जो है, यहाँ पे फ्लोरिडा चैनल है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्यूबा और यूएसए, फ्लोरिडा वाले भाग के बीच में यहाँ पे फ्लोरिडा चैनल है ना। अमेरिका में जाके देखोगे, अमेरिका मतलब एटलस में जाके अमेरिका भी कहा जाओगे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्यूबा है आइलैंड, और ये अमेरिका का ये जो भाग निकला हुआ इसका नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा, है ना। जिनका मैपिंग नहीं हुआ होगा तो उसको इसलिए बता दे रहा हूँ, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। बाकी जिनका हो गया उनको याद है तो ठीक, नहीं है तो फिर भगवान ही मालिक है तुम लोग का। याद आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, फ्लोरिडा चैनल या फ्लोरिडा स्ट्रेट है, फ्लोरिडा जल संधि है। इन दोनों के बीच में क्या है, फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि है। तो ये जो धारा है वाइट कलर जो मैंने अभी बनाया है, ये फिर से यहाँ से फ्लोरिडा जल संधि से होकर के मैक्सिको की खाड़ी में घुसती है और फ्लोरिडा जल संधि से होकर के बाहर निकलती है। तो इसी को हम लोग फिर नाम दे देते हैं आपका जो है फ्लोरिडा धारा। इसको फिर नाम दे देते हैं हम लोग जो है, ये वाइट कलर की जो धारा है उसका नाम दे देते हैं फ्लोरिडा धारा। नाम बस चेंज होंगे, धारा एक ही है, विश्वोत्तरी धारा ही है जो आगे बढ़ते जाएगी, नाम अलग अलग जगह पे चेंज होते जाएगा। आया समझ में? बना लिए, याद हो जाएगा। अभिषेक नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए चलो फिर आगे। फिर ये दोनों धाराएं आगे जा कर के यहाँ पे मिल जाती है, फिर से एंटिलीज और ये इधर यूएसए के पूर्वी भाग में यहाँ पर जा कर के ये मिल जाती है, फिर से जा कर के दोनों एक हो जाती है। पहले एक ही थी, फिर दो अलग हुए, फिर जाके एक हो गए। आया समझ में? दोनों पहले एक ही थी, अलग हुए यहाँ पे, फिर जाके एक हो गए, तब उसका नाम गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया अब आपका जो है, गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम। आया समझ में? हो गया? चलूं आगे। अब उसके बाद जो गल्फ स्ट्रीम है, आगे जा कर के ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आ जाती है। आगे जो है पछुआ हवाएं कहाँ से चलती, 30-35 से आगे की ओर कौन सी हवाएं चलती है, 30-35 से इधर की ओर चलती है, बताया था ना, पछुआ हवाएं चलती है ना। इधर कौन सी हवाएं चलती है आपकी, वेस्टर्ली विंड्स चलती है। तो आगे जो है जाकर के जैसे 30-35 के बाद ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आती है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम आपकी जो है कई दिशाओं में इस तरीके से फैल जाती है। कई दिशाओं में इस तरीके से क्या होती है, फैल जाती है। तो इसी को हम लोग इधर आपका जो यूरोप के पश्चिमी भाग में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट क्यों किया गया समझ में आया ना, ड्रिफ्ट वर्ड यूज हुआ है।
यहाँ पे स्ट्रीम वर्ड यूज हुआ है, गति ज़्यादा इस कारण से, तट के साथ साथ। आया समझ में? और गति ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि हवाओं का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वेग और बढ़ गया आपका, और तट के साथ साथ बह रही है, इसलिए। क्लियर हो गया? और फिर इसी की एक शाखा जो है यहाँ पर आइसलैंड से टकरा के इधर की ओर मुड़ जाती है थोड़ा सा। ये आइसलैंड है, छोटा सा जो द्वीप बनाया मैंने, क्या है वो? आइसलैंड द्वीप है। तो उसके साउथ में इसको कहा जाता है आपका जो है इरमिंगर करेंट। इसी को क्या कहा जाता है आपका? इरमिंगर करेंट कहा जाता है। फिर धारा ऊपर मत भेज देना, नाम के लिए मैंने एरो डाला हुआ है। आया समझ में? और फिर ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इधर नॉर्वेजियन सागर है, आगे जो है इधर यूके से आगे जाएंगे तो नॉर्वेजियन सागर है। तो नॉर्वेजियन सागर में उसको नॉर्वेजियन धारा कहा जाता है। इधर आपके जो है आगे जाएगी तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन धारा कहते हैं। और इधर आर्कटिक महासागर में जाकर के क्या हो जाती है? खत्म। और फाइनली आर्कटिक महासागर में जाके खत्म हो जाती है। आया समझ में? तो ये चूंकि विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर के आगे जा रही है, तो इन क्षेत्रों की तुलना में इसका तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसीलिए वार्म करंट है आपके जो है कि नहीं। तो गर्म जल धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, वो गर्म जल धाराएं होंगी। तो ये सब इस तरीके से याद रखना है, समझ गया ना? ध्यान से याद करते हुए नाम अलग अलग याद करने पड़ेंगे। चलूँ आगे, हो गया। अब आते हैं कोल्ड करेंट्स में। तो कोल्ड करेंट्स में एक तो इधर से आती है लेब्राडोर धारा। तो ये लेब्राडोर है, लेब्राडोर जलसंधि, सॉरी लेब्राडोर। लोकेशन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाने वाला बना देगा। लेब्राडोर धारा कहाँ से होकर बह करके आती है? तो ये ग्रीनलैंड और उसके बीच में कौन सा चैनल है, कौन सा जलसंधि है? बताओ जल्दी से। तुमको जल्दी याद आना चाहिए, तुम मुझसे सीनियर हो, राहुल से हैं? डेविस। और ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। नहीं, यहाँ पे एक जलसंधि का नाम है ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में, बताया था। ठीक है, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में यहाँ पे एक चौड़ी जलसंधि है, डेविस जलसंधि। और ये जो नए बच्चे हैं उन लोग के लिए, ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, वाइडेस्ट, है ना। एटलस नए बच्चे जाके देख लेना, देखते हो? श्रेया, स्नेहा, नसरीन, ये सब नहीं आए। बाकी लोग क्या नाम है? वीणा और दीप्ति बहुत दिन से नहीं आ रही है। दीप्ति, वीणा और तेजस्वी बाबू कभी कभी आते हैं दर्शन देने के लिए, बोलते हैं मैं रोज आता हूँ। और आज उदित भी गायब है, डिम्पी। चलूँ आगे, हो गया। तो ये ठंडी क्यों है? तो क्लियर है, ध्रुवों से आ रही है तो ठंडी होगी, है कि नहीं। बर्फ के पिघलने से, इधर बर्फ वगैरह पिघलते रहती तो पानी इधर बहते रहता है, तो ठंडी जलधारा हो गई। कहाँ से बहती? तो डेविस जल संधि से बहती है ना। यहीं पर बेफिन की खाड़ी भी है ना। क्वेश्चन बनाने वाला फिर बना देगा कि लेब्राडोर धारा निम्न में से किस क्षेत्र से बहती है, नहीं बहती है। जब रट के जाओगे लेब्राडोर धारा यहाँ पर बहती, उतने से काम नहीं चलेगा, यूपीएससी है। तो उस क्षेत्र में यहाँ पे एक बेफिन की खाड़ी भी है, गल्फ ऑफ बेफिन है, एटलस में देखोगे जाके तो गल्फ ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी। और डेविस जल संधि है, तो इन दोनों से बह करके आती है, बेफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि से होते हुए आती है, लेब्राडोर सागर तक यहाँ पे आती है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? लेब्राडोर सागर में। गल्फ स्ट्रीम से कहाँ मिलती है? यहाँ पे लेब्राडोर सागर में। और मिलने से कोहरा बनता है, सालों भर कोहरा रहता है। तो वहीं पे जो ग्रांड बैंक बनाया था ना मैंने, ग्रांड बैंक, तो इसलिए सालों भर कोहरा रहता है। तो मछलियों के लिए कोहरा अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उतनी तेज नहीं होती है, इसलिए मछलियाँ उसी क्षेत्र में झुंड बना के रहती है। आया समझ में? तो ये
तो ये हो गया एक इधर से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, एक इधर से आती है आपका पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, तो ये भी ध्रुवों से आ रही है, तो इधर डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ध्रुवीय हवाओं का प्रभाव भी रहेगा और बर्फ के पिघलने से पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ग्रीनलैंड के ईस्ट में है। आया समझ में? तो ये भी ठंडी है क्योंकि ये भी ध्रुवों से ऊपर से आर्कटिक महासागर से बर्फ पिघलने से आ रही है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी जनसंधि है? मिताली बताओ जल्दी से, घबरा जाती मिताली। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? देखना पड़ेगा, तो को देख के तो कोई बता देगा। ठीक है, देख करके बता दे। कैसे काम चली? तुम दिन भर क्या करते हो लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो सब तो रटा होना चाहिए। अब डेनमार्क जल संधि है, आइसलैंड और, तो साथ साथ मैंने कहा ना, जाके एटलस देखोगे तो लोकेशंस भी साथ साथ देखते रहना है। जितने बार देखोगे उतने ही जल्दी याद होगा। बार बार एक ही रास्ता है याद करने का, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका ठंडी जलधारा है। तो ये ठंडी की वजह तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ठंडी जलधारा यहां पर मिलती है, इसका नाम है कनारी ठंडी जलधारा। अब ये गर्म क्षेत्र में, लेकिन ठंडी क्यों है? कनारी, तो ये गर्म क्षेत्र में बह रही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन ठंडी इसलिए है अपवेलिंग के कारण से। अपवेलिंग बताया था क्या होता है? क्या होता है खुशबू? बोलो बोलो, घबराओ मत। वही तो एक्सप्लेन करने के लिए तो पूछा है मैंने। उत्स्रवण, अपवेलिंग, क्या होगा आकांक्षा? वो तो ठंडी हो जाती है ऊपर की ओर प्रवाह के कारण। ठीक है, ऊपर की ओर शाश्वत। अपवेलिंग बताया तो था, अपवेलिंग नीचे का पानी ऊपर आता है, उसे तो अपवेलिंग बोलते हैं ना। गहराई से नीचे से पानी क्या होता है? ऊपर आता है, और नीचे का पानी ऊपर आएगा तो वहाँ पे तापमान उसका क्या होगा? थोड़ा कम होगा, ठंडा होगा। इसलिए ये जलधारा क्या, और क्यों आता है उसका कारण बताया था कि व्यापारिक हवाएं यहाँ के गर्म जल को इधर ढकेल देती है ना। व्यापारिक हवाएं, यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती है? व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं इधर के गर्म जल को क्या करती है? इधर पूर्व की ओर ढकेल देती है, तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है, उसे ही हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, नीचे का ठंडा पानी जो नीचे गहराई से जल का ऊपर आना, नीचे गहराई से जल का ऊपर की ओर प्रवाह, उसको अपवेलिंग कहेंगे। इसमें एक्सप्लेन कुछ करने लायक है ही नहीं। आया समझ में? और यहाँ पर भी इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। साउथ वाले में ठंडी जलधारा मिलेगी आपका, बेंगुला, ये वाला। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो, छोटा सा पूछो, बड़ा सा पूछो। जनवरी के महीने में किनारी की धारा है उसको धारा में लिया हुआ है सर, और जुलाई के महीने में इसको किस धारा को लिया हुआ है? नहीं भी पूछते तो बताने वाला था आगे। ठीक है, बताओ इस साल इसका कारण, इसका कारण बताओ। मतलब नहीं भी पूछते तो बताने वाला था। विशाल को बताया था पहले, बताओ कि कनारी धारा जो है गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म धारा कहलाती है। कैसे याद नहीं आ रहा है भाई कॉन्सेप्ट? चलिए, तो नहाए हो नदी में? नहाए हो नदी, तालाब में, झील में कहीं नहाने गए हो गर्मी ठंडी में? अभी ठंडी के दिनों में सुबह सुबह उठ करके नहाने जाओगे तालाब या नदी में, झील में, तो पानी गर्म लगता है कि ठंडा लगता है? सुनील, पानी की बोतल देना यार। ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? सुबह सुबह उठ के ठंडी, अभी जाना नदी में, अरपा नदी में डुबकी लगाने,
तो पानी गर्म लगेगा ठंडा लगेगा, गर्म रहता है ना सापेक्षिक रूप से। पानी का तापमान एटमॉस्फेयर से थोड़ा में गर्म होता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, इस कारण से कंपेरेटिवली। तो गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान ज़्यादा रहेगा, तो पानी जो निकलेगा वह नीचे का पानी ठंडा रहेगा। इसलिए ग्रीष्म काल में धारा है ना, इसलिए ये जो ग्रीष्म काल में जो है यह धारा उष्ण धारा के रूप में, सॉरी ठंडी धारा के रूप में कहलाती है। ग्रीष्म काल में क्या कहलाती है? समर में ये ठंडी धारा हो गई, कोल्ड करंट हो गई। और ठंडी के दिनों में इधर का टेम्परेचर चूंकि मरुस्थली एरिया है, तो ठंडी के दिनों में स्थलीय भाग उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा ठंडे होंगे, है ना, स्थलीय भाग ज़्यादा ठंडे होंगे। तो पानी जो आएगा आपका यहाँ पे जो रहेगा उसका तापमान उसकी तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसलिए शीतकाल में इसको, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, बट इन फ्यूचर कभी पड़ गया ध्यान तो पूछ सकता है। तो शीतकाल में उष्ण धारा कहलाएगी। आया समझ में? तो ये जो धारा है इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली जो है ना, गर्म और ठंडा कैसे बोलते बताया था मैंने, सापेक्षिक स्थिति। तो गर्मी के दिनों में आसपास का स्थलीय भाग ज़्यादा गर्म होता है, तो इस पानी का तापमान ठंडा होता है, तो ठंडी धारा हो गई। ठंडी के दिनों में स्थलीय भागों का तापमान ज़्यादा ठंडा होता है और इस जल का तापमान उसकी तुलना में क्या होगा, गर्म होगा। इसलिए तो उष्ण धारा, अभी जैसे सुबह सुबह उठ करके बोरिंग चला के पानी से नहाते होंगे तो पानी गर्म आता है, तो बस वैसे ही ठंडी के दिनों में पानी नीचे से ऊपर आ रहा है तो गर्म रहेगा। आया समझ में? तो ये भी ध्यान रखना, अभी तक तो नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, बट इन फ्यूचर पूछ सकता है कि कौन सी जल धारा जो है गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म कहलाती है आपका। तो कनारी करंट जो है, इन समर इट इज़ नोन एज वार्म करंट एंड विंटर इट इज़ नोन एज विंटर करंट, कोल्ड करंट। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना। थैंक यू। तो ये हो गया आपका कनारी धारा। तो कनारी धारा ठंडी क्यों है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं आपकी कंप्लीट होती, इतना रहेगा, है ना। एक आध जगह किसी बहुत एसएसयू से कि एग्जाम में कैबोट धारा करके पूछा था, एटलस में कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कहीं मिलता है। तो एक लेब्राडोर की ही कोई लोकल क्षेत्र में जो बहने वाली धारा है, लेब्राडोर की शाखा होगी, कैबोट धारा कहलाती, कैबोट। तो अलग से लिख लेना नोट करके, कैबोट करेंट। तो ये ठंडी जलधारा आएगी, लेब्राडोर की शाखा, जिधर आपका जो है कनाडा ग्रीनलैंड साइड में बहती, कनाडा के साइड में कैबोट कुछ होगा, वहाँ पे कैबोट कर कोई स्थान होगा या पेनिनसुला या कुछ आइलैंड वगैरह हो सकता है, उसके नाम पे उसको कैबोट करेंट नाम दिया गया है। धारा लेब्राडोर ही है, नाम अलग किसी क्षेत्र में। चले, तो ये हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। एक धारा और है जो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की ही शाखा है, जो यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, फ्रांस के पश्चिम में। यहाँ पे क्या है आपका जो है बिस्के की खाड़ी है, यहाँ पे बिस्के की खाड़ी फ्रांस के पश्चिम में। इसकी एक शाखा यहाँ पे अंदर घुस जाती है, गल्फ स्ट्रीम की जो है, तो यहाँ पे इसको रेनेल धारा कहते हैं। फ्रांस के पश्चिम में रेनेल धारा, रेनेल करंट। रेनेल कहाँ पर आपका, फ्रांस के पश्चिम में, बिस्के की खाड़ी। यहाँ पर फ्रांस के पश्चिम में क्या है, बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के। ये आपका बिस्के की खाड़ी है ना। घर जाके एटलस नहीं देखोगे तो फिर से मैंने कहा भगवान भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। फ्रांस के पश्चिम में गल्फ ऑफ बिस्के है, तो वहाँ पर उसको रेनेल करेंट कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है, फैल गई है तो उसकी एक छोटा सा शाखा पहुँच जाती है गर्म जल के रूप में। तो यूपीएससी ऐसी ढूंढ ढूंढ के पूछेगा, जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना नाम बड़े बड़े, वो नहीं पूछता है, जो छुपे हुए अंदर थोड़ा सा रहता है उसको पूछेगा, ताकि आपकी नज़र कितनी पैनी है। ऊपर ऊपर की चीज़ तो सबको दिख जाती है ना, और
जो कोई और नहीं देख पाता, एक सामान्य इंसान, उसको देख पाने की नज़र प्रशासक में होनी चाहिए, उस समस्या को पहले से समझने की नज़र। तो इसलिए थोड़ा सा वो आगे सोच समझ के पूछता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको? ठीक है, तो हर हंसी के पीछे खुशी हो जरूरी नहीं है, हैं? कभी कभी लेकिन वो गहरी नज़र हर किसी में नहीं होती है ना। वो गहरा फिलोसफर ही देख सकता है कि वास्तव में जो मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे हंसी है या गम है। क्या अभिषेक? खैर तुम्हारी हंसी तो अभी खुशी वाली है गम वाली नहीं दिख रही है ठीक है। तो फिर वो दिखाने का चेहरा कुछ और होता है, पीछे का चेहरा कुछ और होता है। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो कुछ लोग जो मीठी मीठी बातें करते बाहर से, तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, समझ गए ना। ज़्यादा जो आपकी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जो मुंहफट लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, खड़ूस मुंहफट। ठीक है, लेकिन उसका क्या बोल रहे हैं उसका नुकसान भी होता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें आते हैं आपका जो है दक्षिणी महासागर में आते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो मैं पहले मुंहफट ही था, ठीक है। जो जिसमें गलत लगे सामने मुंहफट के खोल करके सामने तुरंत बोल दे देते थे, इसलिए कई लोग फिर बाद में पसंद नहीं करते आपको। ठीक है, तो सेंस वहाँ पे भी डेवलप करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर आ जाओ, आपका दक्षिण में आ जाओ। तो दक्षिण में सेम चीज़, आपका दक्षिणी विषुवत धारा हो गई। वही धारा यहाँ ब्राज़ील तट से टकरा के दक्षिण की ओर मुड़ गई, तो उसका नाम क्या हो गया आपका जो है ब्राज़ील करंट हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गई आपकी जो है ना। और ये मैंने कहा ना फेरल का नियम लागू होता है, कल बताया था कोरियोलिस बल, कि जैसे सब जितना उत्तर जाते जाएगी धाराएं उतना इधर की ओर दाहिने ओर मुड़ते जाएगी। कल बताया था कोरियोलिस बल, फेरल का नियम। उसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में ये बाईं ओर मुड़ते जाएगी, इधर जितना इधर जाएगी ये आगे बढ़ेगी, इतना इधर मुड़ते जाएगी, यहाँ तक सीधा नहीं आती इस तरीके से, ये इधर की ओर मुड़ते जाती है आपकी जो है फेरल का नियम के कारण से। तो ये हो गया ब्राज़ील धारा। ये कौन सी धारा हो गई आपकी जो है ब्राज़ील करंट। ब्राज़ील धारा, तो ये गर्म धारा इधर आती। फिर इधर आपका दक्षिण में ये पछुआ हवाएं चलती है, दक्षिण में भी चलती है ना। पछुआ हवाएं आपका सदर्न हेमिस्फीयर में 30-35 से स्टार्ट होकर के 30-35 से स्टार्ट होकर के 60-65 की ओर 60-65 की ओर पछुआ हवाएं। तो इन्हीं पछुआ हवाओं के प्रभाव से इधर की पछुआएं चल रही है, ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई स्थल है ही नहीं, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तो ये पछुआ हवाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है। अक्षांशों के समानांतर का मतलब सीधा वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलते रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट है नहीं। रुकावट नहीं है, महासागर है, उसकी गति ज़्यादा हो जाएगी पछुआ हवाओं की गति। और जितनी ज़्यादा पछुआ हवाओं की गति या वेग ज़्यादा होगा उतना ही कोरियोलिस बल भी ज़्यादा लगता है, बताया था कल मैंने। तो ये आपका तेज गति से होती है तो उतना ही कोरियोलिस बल लगता है, और ये पूरा का पूरा समानांतर चलती है। तो उन्हीं पछुआ हवाओं के साथ साथ सभी दक्षिणी महासागरों का जल भी क्या होता है, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर बहते रहता है। इन्हें हम लोग कहते हैं अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक पछुआ प्रवाह। पछुआ प्रवाह कहते हैं, साउथ अटलांटिक वेस्टर्न ड्रिफ्ट कहते हैं, साउथ अटलांटिक
वेस्टर्न ड्रिफ्ट, ये पछुआ हवाओं के कारण से पूरा का पूरा चलते रहती है। आ गई बात समझ में? कोई समस्या यहाँ तक? तो ये भी ठंडा होगा क्योंकि ठंडे क्षेत्र में बह रही है। इसी की एक शाखा जो है यहाँ पे घुस जाती है, यहाँ पर एक आइलैंड है और इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये इंटर करती है इधर की ओर, है ना, इधर प्रशांत महासागर आएगा, है ना, मैगलेन कर। तो यहाँ पे एक जल संधि है, मैगलेन जल संधि। तो उसी के नाम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैगलेन जलधारा कहते हैं। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग जो है, मैगलेन करेंट, मैगलेन जलधारा, मैगलेन धारा कहते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में कौन सा आइलैंड है विशाल बाबू? दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण में कौन सा आइलैंड है जिसका आधा भाग चिली और आधा भाग अर्जेंटीना का है? ये वाला टिएरा डेल फ्यूगो। इसीलिए बोलता हूँ इन सब चीज़ों के लिए दोबारा क्लास कुछ टॉपिक्स के लिए कर लिया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार में याद नहीं होती है। यहाँ पर जो है टिएरा डेल फ्यूगो, और दोबारा भी बैठे तो ध्यान से सुनना है, नहीं तो दोबारा बैठने से क्या होता है, उन लोग सोचते हैं कि पता है तो आराम से रिलैक्स होके बैठे, फिर वो बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पता तो है तो उसमें भी माइंड अलर्ट करके बैठोगे तो फ़ायदा होगा। ये टिएरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है, वहाँ पर आधा अर्जेंटीना आधा चिली के बीच में, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलेन, मैगलेन जल संधि है। तो वहीं से जल बहता है, इसलिए इसको मैगलेन धारा बोलते हैं। और मैगलेन कौन थे? एक विश्व भ्रमण करता थे, विश्व भ्रमण करता, वर्ल्ड टूर में निकले थे और यहीं से होकर के गुजरे थे, तो उसका नाम मैगलेन जल संधि हो गया। मैं भी सोचता हूँ कि इतना पैसा हो मेरे पास कि मैं पूरा विश्व घूमूं, काम ना करना पड़े, इतने अकाउंट में पैसे आ जाए, लेकिन इस जन्म में तो दिख नहीं रहे अभी तक। क्या बोल रहे? समझा? मांग मांग के? हाँ पता नहीं भाई, तुम लोग को पढ़ाएगा कौन? ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। चलिए, भगवान करे वो दिन आ जाए। ठीक है, चलिए, इच्छा तो वही है, 1-2-4 साल पढ़ाने के बाद घर परिवार सेफ हो जाए तो उसके बाद कहीं निकल लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैगलेन जलधारा। और यही मैगलेन जलधारा यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर उसको फॉकलैंड धारा कहते हैं। तो ये भी ठंडी जलधारा है यहाँ पे, फॉकलैंड धारा। द्वीप का नाम ही फॉकलैंड है तो फॉकलैंड धारा कहते हैं। तो ये हो गई ठंडी जलधाराओं में। हाँ हाँ, यूके का कब्जे में है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से अपवेलिंग के कारण से यहाँ पर एक फिर से धारा इधर व्यापारिक हवाएं जा रही है, यहाँ से इधर की ओर व्यापारिक हवाएं जा रही है ना इधर की ओर, तो इस कारण से यहाँ पर भी अपवेलिंग होता है। इसी अपवेलिंग के कारण से फिर से यहाँ पे एक धारा जो जन्म ली है, ठंडी धारा है, तापमान कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंगुला, बेंगुला धारा कहते हैं, बेंगुला धारा कहते हैं। जितना आसानी से मैं याद करके बता रहा हूँ उतना तुम लोग को नहीं। हाँ, ये भी ठंडा अपवेलिंग है ना, तो अपवेलिंग जब भी आएगा तो ठंडा हो जाएगा, समझ में आया? अपवेलिंग का मतलब नीचे का पानी ऊपर, तो ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। चलो, हाँ मतलब वही फैक्टर होगा ना, तो उधर टोटल जो आया वो भी
नहीं, पोल से तो खैर एक थोड़ा बहुत इधर का पानी मिक्सअप हो तो नहीं, लेकिन उसका ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है ना, डिवाइडेड है। इधर पछुआ हवाएं इधर चल रही है, व्यापारिक हवाएं उधर चल रही है, तो इधर का पानी उधर कैसे जाएगा, है ना। पछुआ हवाएं आपकी 30 से 35 से व्यापारिक हवाएं इधर चल रही है और पछुआ हवाएं इधर चल रही है। तो इस कारण से ये पानी जो पछुआ हवाओं के साथ बह रहा है वो इधर ही बहते रहेगा, उधर क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, क्योंकि उधर व्यापारिक हवाएं चल रही है, उधर आपका जो है आई ना बस समझ में। तो मेनली जो है इस धारा का टेम्परेचर कम होने का कारण या ठंडी होने का कारण केवल मेन कारण क्या है आपका, ऑफवेलिंग है। मेनली तो तटीय भागों में रहेगा ज़्यादा, ठीक है ना, बीच में उतना नहीं रहेगा, जहाँ जहाँ बह रही वहीं पे। तो पढ़ेंगे अभी जलवायु पे प्रभाव बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सभी धाराएं कौन कौन सी कहाँ कहाँ किधर किधर बहती है। कोई डाउट किसी को, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, नहीं है, चले आगे। अब बीच में एक लास्ट में धारा लिखवाया मैंने, प्रतिविश्वतरेखीय धारा। क्वेश्चन आया भी है, 2-3 बार वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है प्रीलिम्स में, प्रतिविश्वतरेखीय धारा के बारे में। तो प्रतिविश्वतरेखीय धारा जो है इन दोनों धाराओं के बीच में बहती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल के बीच में, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यहाँ पर ये बहुत हल्का जल का प्रवाह होता है। तो पहला तो याद रखना, प्रतिविश्वतरेखीय धारा कहाँ बहती है, तो विषुवत रेखा के निकट पश्चिम से पूर्व बहती है, उत्तर और दक्षिण विषुवतरेखीय धारा के बीच में, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये गर्म जल धारा में आएगा ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे, विषुवत रेखा के पास है तो ये गर्म में आएगा, पहली बात। दूसरा, प्रतिविश्वतरेखीय धारा डायरेक्शन याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, दिशा क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। आया समझ में, अनुष्का क्लियर है। अब दूसरा कारण पूछता है कि ये दोनों के बीच में इधर अचानक से बीच में क्यों पानी बह रहा है और उल्टा क्यों बह रहा है ना, दोनों तो उधर बह रही है, तो ये बीच में अचानक से बीच में कहाँ से पानी आ गया और उल्टा बहने लग गया। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो ये दोनों धाराएं जाकर के कहाँ पे टकरा रही है, ब्राज़ील तट से। तो जब भी जैसे मान लेते पानी बह रहा है और वहाँ जाके दीवार से टकरा के आधा एक इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया, लेकिन जब टकराएगा तो बीच का पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। आ रहे हैं समझ में कॉन्सेप्ट, मतलब दिमाग में ला पा रहे हो कॉन्सेप्ट, कि दीवार से जब पानी जाके टकराएगा, टकराने के बाद इधर आधा जाएगा इधर आधा जाएगा, लेकिन बीच का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों धाराएं वहाँ जाकर के मिल रही है, तो थोड़ा सा वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हल्का जल का प्रवाह, ये बहुत ज़्यादा तीव्र धारा नहीं है, ये बहुत ही लाइट फ्लो ऑफ वाटर है, हल्का जल का प्रवाह है, लाइट फ्लो ऑफ वाटर फाउंड इन बिटवीन द इक्वेटोरियल करेंट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका कारण क्या है, दोनों धाराओं का मिलना ब्राज़ील तट के पास में, या सभी धाराओं में यही आएगा, तो ब्राज़ील तट यहाँ के लिए। इसकी उत्पत्ति के लिए क्या लिखोगे, कारण, उत्पत्ति का कारण उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं का मिलना, कन्वर्जेंस बोलते, हालांकि कन्वर्जेंस वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। कन्वर्ज का मतलब दो विपरीत दिशाओं से आकर के होता है। उत्तरी एवं दक्षिण विषुवतरेखीय धाराओं का मिलना, धारा का मिलन, यहां पर हो रहा है। इंग्लिश में कन्वर्जेंस वर्ड यूज किया हुआ है, क्वेश्चन में भी कन्वर्जेंस लिख दिया था, हालांकि कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आया था एक बार, कन्वर्जेंस लिखा हुआ है, तो कन्वर्जेंस ऑफ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। आया समझ में।
नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, मैंने मेरे ख्याल से एक दो बार रिपीट करके पूछा हुआ है कि पृथ्वी सतह की धारा कहाँ बहती है, क्यों बहती है और किस प्रकार की धारा है। तो क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ है तो बताएं यहाँ तक। चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका, तो इतनी धाराएं अच्छे से याद रखना है, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर अभी बाकी है ना। धाराएं तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे एक पिक्चर अभी बाकी है, एक सीन बचा हुआ है ना। धुरंधर देख लिया क्या? मैंने भी कल पायरेटेड देखा घर में। जबरदस्ती हाइप क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया में और कुछ होता नहीं है। मुझे लगा 3 घंटे देखने पर टाइम वेस्ट ही हुआ है। हाँ, मार आदमी को क्या है ना, मार काट देखने की आदत हो गई है, जबरदस्ती की लड़ाई, खून देखने की आदत हो गई है, वायलेंस। ठीक है, ऐसा कोई स्टोरी में खास ऐसे तो खास दम तो था नहीं। ठीक है, उस पर बने, वैसे तो कई सारे बन चुके, आजकल कई सारे वेब सीरीज बने हुए जो हमारे रॉ के एजेंट्स वगैरह काम करते बाहर। ठीक है, मतलब लेकिन ये चैलेंजिंग जॉब है कि दूसरे देश में जा कर के स्पाई के रूप में काम करना। जो उसके लिए जो अपने आप को चूज करता है वो आईपीएस बनोगे तो हो सकता है तुम लोग को भी कहीं ड्यूटी लगा दे तो जाओगे, पूछा जाता है, कंसेंस लिया जाता है, लेकिन वही लोग जो अंदर से जज्बा होता है, जिसको एडवेंचर करना होता है लाइफ में, वही ऐसे जॉब से ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन वो करते तब हम यहाँ पे सुरक्षित है, ये भी उतनी अच्छी बात है। ये रहता है कि बाद में जब स्पाई बन के गए तो पकड़ा गए तो गवर्नमेंट से पल्ला झाड़ना पड़ता है। ठीक है, टॉर्चर भी अच्छा खासा झेला जाता है। समझ गया? इतना आसान नहीं है, उन लोग बेचारे करते हैं, तभी हम यहाँ सुरक्षित बैठ करके पढ़ रहे, तो उसको जानना ज़रूरी है। एक लास्ट है सार्गेसो सागर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सार्गेसो सागर और उसकी उत्पत्ति। सार्गेसो सी, सार्गेसो एक प्रकार की सार्गेसम करके घास मिलती है, सार्गेसम ग्रास है, उसके नाम के आधार पे पुर्तगाल के वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक में 30 से 35 अक्षांशों के पास, इधर पछुआ हवाएं चलती है, इधर व्यापारिक हवाएं चलती है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ का जल लगभग एकदम शांत रहता है, मतलब इनमें मूवमेंट, ठहरा हुआ पानी, वहाँ लगभग पानी क्या है, वहाँ पे जो लगभग शांत रहता है, स्टेबल रहता है, ठहरा हुआ। समझ में आया? तो उसी ठहरे हुए क्षेत्र के जल को सार्गेसो सी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे ये घास की अधिकता मिलती है, सार्गेसम ग्रास की अधिकता मिलती है, इस कारण से कहा जाता है। तो अलग से बनाना है तो अलग से बना लो। सार्गेसम, तो इसको सार्गेसो सी कहा जाता है ना। विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर कहा जाता है, विश्व का एकमात्र तटविहीन सागर, जिसका कोई तट नहीं है, कॉस्टलेस सी। चलूं आगे, क्या कहा जाता है? कोस्टलेस सी कहा जाता है। और कोई डाउट?
क्यों उत्पत्ति होती है उसमें आएंगे हम लोग। तो पहला तो क्वेश्चन आएगा सार्गेसो सी है क्या, कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा आपका जो है। अब ये वहाँ का जल शांत क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझना है, वहाँ का जल जो है शांत क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझना है। तो ये अटलांटिक ओशियन में 30 से 35 है ना अक्षांशों से बात करते हैं। इधर आपका पछुआ हवाएं चल रही है, इधर आपकी व्यापारिक हवाएं चल रही है, और ये अटलांटिक महासागर में लगभग दोनों के बीच में 30 से 35 अक्षांशों के पास मिलता है मान लो, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति का पहला कारण क्या हो गया, ये पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं के अपसरण क्षेत्र में स्थित है, एक कारण, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए उत्पत्ति के कारण में कि लोकेटेड बिटवीन डाइवर्जेंस रीजन ऑफ वेस्टर्ली एंड ट्रेड विंड्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो 30 to 35 डिग्री लेटीट्यूड्स, नॉर्थ लेटीट्यूड्स, हिंदी में लिख लो पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाओं के अपसरण क्षेत्र में स्थित। तो एक कारण ये हो गया, समझ में आया ना कैसे कि दोनों के पानी इधर, दोनों हवाएं इधर जा रही है तो बीच वाला पानी लगभग वहाँ पे क्या रहेगा, शांत रहेगा, राइट। हाई प्रेशर का रीजन है, प्रति चक्रवाती स्थिति भी कहते हैं उसको हम लोग, ब्रैकेट में प्रति चक्रवाती स्थिति भी लिख सकते हो, हाई प्रेशर का ब्रैकेट में लिख देना प्रति चक्रवाती स्थिति है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन करके लिख लो, प्रति चक्रवाती स्थिति एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। दूसरा आ जाओ, दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम ना इधर जा रही है, गल्फ स्ट्रीम तेज जल इधर बह रहा है आपका एक, इधर आपका फिर यहाँ से कनारी ठंडी जलधारा इधर बह रही है और इक्वेटोरियल करंट इधर बह रही है। तो इससे क्या हो गया, चारों ओर जो है धाराओं का, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, इधर ये इक्वेटोरियल करंट, इधर गल्फ स्ट्रीम है ना, इधर आपका गल्फ स्ट्रीम और इधर आपका कनारी करंट। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, वहाँ पे पानी स्थिर हो जाएगा लगभग, है ना। ये आपका इधर एक जलधारा बह रही है, इधर आपका इक्वेटोरियल बह रही है, इधर आपका कनारी बह रही है। तो बीच वाला क्षेत्र लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ का दोनों के बीच का क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। तो इस कारण से भी यहाँ का पानी कहीं और मिल नहीं पाता है, क्योंकि इधर भी धारा बह रही है, इधर भी धारा बह रही है, इधर भी बह रही है, तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, वही के वही बीच में शांत रहता है ना। इधर आपका कनारी धारा, ये डायग्राम बना लो, इन्हें अचानक से बन गया, ठीक है। मतलब ये मैंने पहले इसके पहले इस टाइप से बताया जरूर था लेकिन बनाया नहीं था, तो कभी कभी डायग्राम अपने आप बन गया। तो बीच में क्या होगा, स्थिर जल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्गेसो, इसी को सार्गेसो सागर कहते हैं। तो बीच में सार्गेसो सागर बन गया, आया समझ में कि सार्गेसो सागर, तो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह लिख लो, पॉइंट क्या लिखोगे, जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह। यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विश्व की धाराओं के बीच का क्षेत्र चक्रीय प्रवाह के कारण से स्थिर होता है, स्टेबल ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर अराउंड द सार्गेसो सी। ये वाला डायग्राम बना देना, आया समझ में। तो ये दो मुख्य कारण इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्थलीय भागों का प्रभाव भी लिख सकते हो कि स्थल से घिरे होने के कारण से भी पानी इधर उधर ज़्यादा मिल नहीं पाता, कहीं और से नहीं आ पाता है। तो तीसरा लिख लीजिए कारण, है ना, स्थलीय भागों से घिरा होना, सराउंडेड बाय लैंड्स। उससे क्या होगा, पानी आसपास से आएगा नहीं, ज़्यादा ओपन नहीं है कि नहीं, क्लोज हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से ऑप्शनल में आया हुआ है कि सार्गेसो सागर क्या है और सार्गेसो सागर
की विशेषताएं और उत्पत्ति। इसकी विशेषता क्या है? मैंने बताया था सबसे ज़्यादा लवणता उत्तरी अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है, क्योंकि पानी आसपास से पानी मिल नहीं पा रहा है, तो इस कारण सैलिनिटी यहाँ पे क्या मिलती है? हाईएस्ट सैलिनिटी मिलती है। अरे स्थल का मतलब आसपास की बात कर रहे हैं, उस सागर के आसपास कोई तट नहीं है, और स्थल से घिरा का मतलब है कि मोर स्थलीय भागों का प्रभाव ज़्यादा है। स्थलीय भाग यहाँ पे इधर भी स्थल, इधर 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 उधर है, लेकिन इस कारण से जल आसपास से नहीं आ पाता है, उस कंटेक्स में है यहाँ पे। स्थल का मतलब तटविहीन सागर है, तो यहाँ पे वो जो वर्ड्स यूज किया गया सेंस अलग है वहाँ पे, कि स्थलों से घिरे होने के कारण से, अन्य स्थलों से ज़्यादा घिरे होने के कारण से जो है अन्य क्षेत्रों से जल वहाँ पे मिल नहीं पाता है, क्योंकि स्थलीय प्रभाव अधिक है। तो यदि वो सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना है तो कर सकते हो, स्थलीय प्रभाव अधिक लिख लो, ठीक है। आसपास के स्थलीय भागों का प्रभाव अधिक है, पानी नहीं मिल पाता है। समझ में आया? तो क्या बता रहा था मैं? सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जैव विविधता भी ठीक ठाक मिलती है, क्योंकि उसके आधार लवणता भले ज़्यादा है, लेकिन इस लवणता के आधार पे वहाँ पे घास पाई जाती है, इसलिए जैव विविधता भी क्या होती है आपकी जो है अधिक मिलती है सार्गेसम ग्रास के कारण से। जब घास है तो खाने वाले जीव जंतु भी होंगे उसको, तो इस कारण जैव विविधता अधिक होती है। बाकी स्थिर क्षेत्र, स्थिर जल को हम लोग क्या कहते हैं? सार्गेसो सागर कहते हैं। स्थिर शांत क्षेत्र, स्थिर शांत जल है। आया समझ में अच्छे से? तो ये हो गया आपका सार्गेसो सागर। सापेक्षिक ज़्यादा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की लवणता ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि उत्तरी अटलांटिक, हाँ तो मैंने उसके पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता भी बोला है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ पाई जाती है। तो कितना है लगभग लिखवाया तो था 36 के आसपास कुछ होगा, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जीव जंतु न पनप सके। समझ गए? विशेषताओं में वो अलग से लिखवाया मैंने। उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ मिलती है? इसी सार्गेसो सागर क्षेत्र में मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि जीव जंतु न पनप सके। कितना लिखवाया था? 36 37 कुछ लिखवाया होगा। हाँ, बरमूडा ट्रेंगल में बता रहा हूँ, मतलब बरमूडा में ही है ठीक है, बता रहा हूँ कहाँ पर है। क्लियर हो गया राहुल? तो ये हो गया सार्गेसो सी। तो इतनी चीज़ों को याद रखना है आपका जो है। अब इन्होंने पूछा बरमूडा ट्रायंगल, तो बरमूडा ट्रायंगल जो है ये कैरिबियन सागर वाले क्षेत्र में यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एक आइलैंड है बरमूडा आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड होगा बरमूडा आइलैंड, ठीक है। फिर इधर आपका ये फ्लोरिडा वाला भाग मिला दो, फ्लोरिडा पेनिनसुला का कैप फ्लोरिडा आपका जो है, और इधर आपका प्यूर्टो वाला भाग मिला दो। प्यूर्टो वाला जो पार्ट है, प्यूर्टो आइलैंड है आपका, तो इन तीनों को मिलाने से जो ये भाग बनता है उसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। कैप फ्लोरिडा अंतरिप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लोरिडा अंतरिप कहते हैं। ये टिप वाला पॉइंट है, तो इसको मिला दो, ये मिला दो और ये मिला दो, तो इन तीनों से जो क्षेत्र बनते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल ये इसलिए वेल नोन है कि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अत्यधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल अप्रत्याशित रूप से काम करता है। अप्रत्याशित एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क करता है। तो वहाँ क्षेत्र में कुछ भी जाता है तो गायब हो जाता है बोलते हैं। अब कुछ गए तो गायब नहीं हुए, और जो गायब हुए वो मिले ही नहीं। तो कारण इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है कि कारण क्या है, बट अधिकांश लोग कहते हैं किसी कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स अत्यधिक होता है तो सीधा वहाँ से अंदर खींच जाते हैं, लेकिन समुद्र में जाके मिलना तो चाहिए,
धरती के अंदर कहाँ चले जाएंगे? तो ये एक मिस्ट्री है जीवन पृथ्वी पर, या कुछ चीज़ें मिस्ट्री बनी हुई, तो आज भी ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई सारे अलग अलग थ्योरीज दिए हुए। मिस्ट्री मतलब समझते हो, रहस्य। तो जीवन एक पूरा रहस्य है, समझ गए? जीवन क्या है? तो रहस्य, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, जीवन एक रहस्य है, उसको जियो। समझ में आया? क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए जीवन एक रहस्य कहा गया है। तो उसी प्रकार कुछ चीज़ें पृथ्वी पर अभी भी रहस्य है, जिसके बारे में एग्जैक्टली अभी तक साइंटिस्ट कारण पता नहीं है। कई सारे रहस्य है, आते रहता है ना टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल में दिखाते रहता है कई सारी चीज़ें। कौन सा आता है ना, किसी चैनल में दिखाते रहता है उन्हें वो भी, और कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी कहीं कहीं ले जाते रहते हैं कि यहाँ पर पानी यहाँ से गायब हो जाता है, तो ये भगवान यहाँ पे आए थे, तो शनि महाराज आए थे, तो कौन महाराज आए थे करके। तो रहस्य तब तक है जब तक उसका कारण हमें पता नहीं है कि नहीं? लेकिन जैसे ही कारण पता चल जाता है, रहस्य खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो होगा ही, हो रहा है तो। बिना कारण के तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। चलिए, तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, और फिर हिंद महासागर की 3 धाराएं पढ़ते हैं। आर्कटिक और दक्षिणी महासागर वाले नहीं आते हैं। तो प्रशांत और हिंद, तो धाराएं ऐसी रहेंगी। प्रशांत महासागर बस रहेगा, नाम अलग हो जाएंगे, बहती ऐसी लगभग है, बस उसी के नाम अलग अलग क्षेत्रों में नाम अलग होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हिंद महासागर की थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास 10 मिनट है वैसे। कोई क्वेश्चन लाए हो? प्रश्न लाए? प्रश्न 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 कुछ प्रश्न नहीं लाए? कल वाले क्वेश्चंस नहीं लाए हो? देख लिए धाराओं के प्रीलिम्स वगैरह क्वेश्चन नहीं लाए, ऑब्जेक्टिव वाले? कैसे काम चलेगा? ऐसे लाए हो लिख करके? ठीक है, दे देना। मैंने कहा ना क्वेश्चन देखते रहो। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हो? क्या क्वेश्चंस आया उष्णिक करंट से? कैसे काम चलेगा? जो टॉपिक पढ़ा रहे उसके पढ़ते जाओ साथ साथ, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चंस बनते रहेंगे। क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स। मैंने कहा ना, यदि पास होना है तो सिर्फ पढ़ने से पास, जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ही प्रीलिम्स आसान होगा, जितना ही लिखोगे उतना ही मेंस आसान होगा। ये काम हमेशा चलते रहना है। इसके बिना सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किताबें खोले पढ़ते रहो, कॉपी खोल के नोट्स पढ़ते रहो। वो एग्ज़ाम, वो तुम्हारी ग्रेजुएशन कॉलेज वाले एग्ज़ाम में कुछ भी लिख करके आ जाओ, पास होने के लिए ठीक है। लेकिन यूपीएससी पास होना है तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे एमसीक्यू से वगैरह। तो मैंने कहा था ना, आसान है क्वेश्चन निकालना। कल ही जाके, आज ही जाके चैट जीपीटी में अभी जाके मार दो कि प्रोवाइड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक ओशनिक करेंट्स फॉर यूपीएससी, टफ क्वेश्चंस, वेरी 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 टफ क्वेश्चन डाल देना थोड़ा सा। और क्या हो गया? दो अभी निकाल के दे रही हो? वाह भैया, खुद पहले जाके प्रैक्टिस करो, उसमें से फिर नहीं बनता है उसको मेरे तक लेके आओ ठीक है? मुझे नहीं महान हो तुम लोग भी हैं। मैंने कहा कि खुद निकाल के पहले सॉल्व करो, खुद दिमाग लगा के, कि जो पढ़ाया, जो समझा, आपने पढ़ा, याद किया, उसके बाद सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो वो मेरे पास लेके आओ। तो इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन तो मैं ही लेके आ जाऊंगा, क्वेश्चन मुझे क्या रखा हो, तो अभी मैं निकाल के तुम्हें ही बता दूंगा। तो खुद से प्रैक्टिस करना है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करवानी है ठीक है? मैं बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आज भी यूपीएससी की प्रीलिम्स यदि मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ के दूँ तो निकाल लूँगा, ठीक है? 1 महीना बस करंट पढ़ने, करंट भी टच में तो रहता ही है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स, जैसे इकोनॉमी है थोड़ा सा कमज़ोर, इकोनॉमी के बिना
रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। 1 महीना पढ़ने का टाइम मिल जाए या 1 महीना 2 महीना, तो 2 महीना पढ़ करके मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगा आराम से, कोई समस्या मेरे को नहीं जाएगी पास होने में। वो भी ठीक है मेरा भगवान की दया से। ठीक है, मैथ्स MSc हूँ भाई मैं, MSc स्टैटिस्टिक्स है मेरा, और मैंने 21-22 साल तक मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं था जीवन में। समझ में आया? मैथ्स से इंटरेस्ट होता था, मैथ्स ही पढ़ता था, तो इसलिए MSc भी उसी में किया था। लेकिन मैथ्स की जगह पे किसी ने सलाह दी मेरे को कि मैथ्स से MSc करने से बेटर स्टैटिस्टिक्स से MSc कर लो। किसी सीनियर ने सलाह दी, मैंने मान लिया, लेकिन देखा कि स्टैटिस्टिक्स से MSc करने के बाद स्कोप हमारे पास उतने नहीं मिलते हैं, और एक खतरनाक सब्जेक्ट है आपके, जो उतने अच्छे टीचर